वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना 7th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्लांट एग्रोटाइप क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रॉप एडेप्शन, न्यूट्रिएंट्स और फिर हर बार की तरह मैं आपके लिए लाई हूँ बोनस पॉइंट्स कुछ देखेंगे उसमें आपके लिए क्या क्या है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि चाहे वो यूजी में हो चाहे पीजी में हो, और उन बच्चों के लिए खासकर जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। सभी को पता होगा ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ साइज अगर आपका बड़ा हो गया हो, ये बच्चा एक छोटा सा नवजात शिशु रहता है तब उसका साइज कितना होता है, फिर वो स्कूल जाने लगता है तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका शरीर बढ़ता जाता है। तो ये कहलाता है हमारा ग्रोथ। और डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो हमारा होता है ओवरऑल, जैसे कि हमारे हेयर्स का बढ़ना या फिर हमारा मानसिक विकास होना, या जो हमारी बॉडी में अंदर जो डेवलपमेंट आते हैं, जो इंटरनल डेवलपमेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं डेवलपमेंट। और जो ऊपरी से दिखाई देता है वो हमारी ग्रोथ। बहुत से बच्चे आपने सुना होगा कि उनका ग्रोथ तो हो रही है लेकिन मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो वो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, पर उनकी हाइट बढ़ी है, ग्रोथ हुई है। उनका शरीर में एक्सटर्नल फैक्टर्स ने अपना फंक्शन किया है पर इंटरनल उतने एक्टिव नहीं रहे। पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लांट के रेफरेंस में कि प्लांट के रेफरेंस में ग्रोथ क्या होता है। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। डिफाइन एज ग्रोथ इज डिफाइन एज, हम यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डिफाइन एज एन इनरिवर्सिबल परमानेंट increase in size, increase in size, volume or mass of a cell or organ or whole organism accomplished by an increase dry weight। तो ये तो हमारी परिभाषा हो गई ग्रोथ की। डिफाइन हैज द इनरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम और mass of a cell or organ or whole organism accompanied by an increased dry weight। ग्रोथ तो हिंदी में भी इसको बोलते हैं हम वृद्धि या फिर विकास। इसका मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर हम नॉर्मल अपने पेड़, क्योंकि हमें यहाँ पे पेड़ के टर्म्स में बात करनी है, तो जैसे कि आपका पेड़ है, आपको दिखा कि यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, हमने सीड डाला, फिर हल्का सा प्यूम्यूल्स हुए, फिर प्यूम्यूल्स के साथ कोटिलेडन्स, फिर 2 लीफ निकली, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा जो पेड़ था वो 4 to 5 लीफ हुआ, फिर यहाँ पे फ्लावरिंग शुरू होने लगी और यहाँ पे अच्छी खासी फ्लावर आपको दिख रहा है। तो ये तो इसकी ग्रोथ होगी। उसके साइज में आप चेंज देख रहे हैं कि इसका साइज बढ़ रहा है, साथ ही साथ उसका वॉल्यूम आप देखें यहाँ पे कितना छोटा था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। और साइज कैसे बढ़ता है? जब हमारे सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ने लगता है, सेल डिवीजन काफी तेजी से होता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म या हम किसी भी मनुष्य के पूरे ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, तो वो हमारा कहलाता है ग्रोथ। साथ ही साथ अगर ये पेड़ की हम फ्लावर तोड़ लेंगे, जो भी इसका ड्राई वेट बचेगा उसमें भी, जैसे अगर ये यहाँ पे आप इसका वजन करेंगे तो कम वेट आएगा, यहाँ पे करेंगे तो दूसरा वेट आएगा, यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा वेट आएगा। तो जब किसी ड्राई वेट बढ़ता जाता है तो वो उसकी ग्रोथ कहलाती है। तो सिंपल सी परिभाषा इसकी यही है, ऐसी प्रोसेस जिसमें
साइज या फिर वॉल्यूम या फिर मास ऑफ सेल का इंक्रीमेंट होने लगता है, परमानेंट इंक्रीमेंट, वो कहलाता है हमारा ग्रोथ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वृद्धि या फिर विकास। तो ये था आपका ग्रोथ। अब हम बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेवलपमेंट is an overall term which refer to the various change that occur in plant during its life cycle। अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्यों, एक डेवलपमेंट इज एन ओवरऑल टर्म, एक पूरा शब्द है डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है कि प्लांट की लाइफ साइकिल में जब से वो जर्मिनेट करता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, तब तक जो भी बदलाव उसमें आते हैं वो उसका डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि ग्रोथ, अगर ह्यूमन की बात की जाए तो एक कुछ समय के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन तब भी मनुष्य सरवाइव कर रहा है, उसके नेल्स बढ़ते हैं, उसके बाल बढ़ते हैं, और उसका क्या बोलते हैं, दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो तो होता ही रहता है, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। मतलब जो उसका साइज वॉल्यूम जो होता है, जो एक्सटीरियर बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब उसकी ग्रोथ है, जो आपको दिखती है चीजें, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। मतलब एक इंसान हुआ या फिर एक पेड़ हुआ, उसकी एक सीमित हाइट होगी, एक टाइम के बाद उसकी हाइट या उसका साइज वॉल्यूम बढ़ना रुक जाएगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट तब तक होगा जब तक उसकी मृत्यु ना हो जा रही हो। तो ये सिद्धांत आपका क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सिंपल भाषा में समझे हम, तो एक ऐसी सीरीज ऑफ प्रोसेस, एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसी प्रोसेस की सीरीज होती है फ्रॉम द इनिशिएशन, मतलब शुरुआत से लेकर के, इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ टू डेथ ऑफ अ प्लांट पार्ट। मतलब जब से हमने एक पेड़ को अंकुरित किया था, एक सीड को हमने लगाया था, और जब तक उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती, जब तक उस पेड़ की मृत्यु की अवस्था नहीं पहुंचती, तब तक उस जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी प्रोसेस वो कर रहा है, वो डेवलपमेंट की वजह से ही कर रहा है। तो ये परिभाषा कहलाती है आपकी डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं ग्रोथ कर्व की। तो ये कर्व एक तरह का कर्व होता है जो कि हम इसको प्राप्त करते हैं ऑब्टेनिंग बाय प्लॉटिंग ग्रोथ एंड टाइम। मतलब जब से हमारा पेड़ स्टेजेस से क्या ग्रोथ हो रही है और उसका एक समय आंकलन, ये ज्यादातर हम लोग एक तरह के ग्राफ पे इसको क्रिएट करते हैं, ग्राफ पेपर पे। अगर इसको वैसे अगर नॉर्मल शब्द में देखा जाए तो इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा टिपिकल ग्रोथ के टर्म में, ये आपको देखने को मिलेगा टिपिकल ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व इन प्लांट, इसका पूरा नाम ये होता है। ज्यादातर आपको इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो एक सिग्मोइड के फॉर्म में आपको नजर आएगा। जब तक हमारा ये जो भी डाटा है ये हम प्लांट के इनिशियल स्टेज से लेना शुरू करते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ। ये एक तरह का ग्राफ में हम सब क्रिएट करेंगे। नीचे हमारा टाइम होगा, उस पे हम टाइम देख लेते हैं। जैसे हमने फसल लगाई होती है तो 30 दिन में कितना बड़ा हुआ, 45 दिन में कितना हुआ, 60 दिन में, ये इसका टाइम हो जाता है
ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, कि उसकी ग्रोथ उस समय कितनी हुई है। उस समय जैसे पेड़ हमारा कौन-कौन सी हाइट तक जा रहा है, कहाँ-कहाँ तक अलग-अलग उसका हाइट पहुँचा है, तो ये हमारा हमारा कहलाता है ग्रोथ कर्व। अलग-अलग फसल में अलग-अलग ग्रोथ कर्व होता है। किसी में आप देखेंगे तो वो थोड़ा-सा मतलब अलग-अलग स्ट्रक्चर में किसी-किसी में ग्रोथ बहुत कम होने लगती है। ज़्यादातर इस ग्रोथ कर्व को हम 4 फेजेज़ में बाँटते हैं। ये 4 फेज में इसको 4 फेज होते हैं ग्रोथ के। पहला फेज इसका होता है, उसको हम बोलते हैं लैग, लैग फेज। ये इसकी इनिशियल स्टेज होती है। जब हमारा पौधा इनिशियल स्टेज में होता है और उसकी ग्रोथ स्लो रहती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ कर्व या फिर लैग फेज, जब इसका शुरुआती दौर होता है। दूसरा फिर है इसका लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है कि लॉग फेज को हम 2 नाम से जानते हैं, ग्रैंड पीरियड और एक्सपोनेंशियल फेज। इस समय जो आपके ग्रोथ होती है आपके पेड़ की, वो बहुत रैपिड ग्रोथ होने लगती है, तो इसको हम रैपिड ग्रोथ पीरियड कहते हैं। फिर तीसरी फेज आती है, उसको बोलते हैं डायमेंशनिंग फेज, जहाँ पे फिर से हमें ग्रोथ अपनी स्लो होना दिखाई देती है, ग्रोथ स्लो होने लगती है इस फेज में भी। चौथा है हमारा लास्ट स्पीजी फेज। स्पीगी फेज में क्या होता है कि ये इसकी फाइनल स्टेज होती है हमारे ग्रोथ की, हमारे प्लांट के ग्रोथ की ये फाइनल स्टेज होती है। इसके बाद इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये था हमारा ग्रोथ कर्व। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसको हमने 2 पार्ट में बाँटा हुआ है। पहला जेनेटिकल फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर को हम नॉर्मल टर्म्स में एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं और जेनेटिक फैक्टर को हम इंटरनल बोलते हैं। जेनेटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि हमारे प्लांट के इंटरनल मतलब जो उनके आंतरिक फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर जैसे उसके क्या जीन्स का क्या परफॉर्मेंस है या उसके क्रोमोसोम कैसा वर्क कर रहे हैं, कौन से जीनोम है, ये सब हम लोग को दिखते नहीं है। ये सब उसके अंदर के पार्ट्स हैं, इंटरनल है। और वैसा ही एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे कारक जो बाहर से उस पे प्रभाव डालते हैं। अब जैसे कोई भी प्लांट है, उसके सेल डिवीजन कैसे हो रहा है या उसके हार्मोन में कौन सा चेंज आ रहा है, तो वो सब आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कि उसकी वजह से उसमें कौन से बदलाव आ रहे हैं, उसका आपको आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका प्रभाव उनके ऊपर बाहर से पड़ता है। आप कुछ कारणवश मतलब कुछ चीज़ों के माध्यम से एक्सटर्नल फैक्टर को तो रोक सकते हो, लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जब तक आप उस पे पूरा रिसर्च नहीं कर लोगे, पूरा उनके इंटरनल फैक्ट पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं कर लोगे, तब तक आप इंटरनल फैक्टर के बारे जैसे अगर तो आप उसके बारे में पता नहीं लगा पाओगे। और एक्सटर्नल में मान लीजिए कि अगर उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हो रही है, तो आपने समय से पानी दे दिया। मॉइस्चर की सप्लाई कम है, उसके लिए आपने कुछ ऐसे रूल्स अपना लिए। साथ ही साथ प्लांट में न्यूट्रिशन किसी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो आपने ऊपर से इसको अप्लाई कर दिया। तो इन सबको आप सुधार सकते हो। पर जेनेटिक फैक्टर को तब तक आप नहीं सुधार पाओगे, जब तक उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं कर लोगे। लैब में उसकी रिसर्च होगी और इसको हमारे फार्मर्स नहीं कर पाएँगे। इसमें हमारे रिसर्च साइंटिस्टों का ही योगदान रहेगा। तो जेनेटिक फैक्टर हमारा पहला हो गया जीन, दूसरा है हमारा क्रोमोसोम एंड जीनोम्स।
अब एक्सटर्नल फैक्टर में देख लेते हैं। पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से। दूसरा हमारा मॉइस्चर सप्लाई की वजह से। रेडिएंट एनर्जी। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में कैसा कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सॉइल एरिएशन, प्रॉपर हमारी सॉइल में एरिएशन भी रिक्वायरमेंट होता है, वो भी होना चाहिए। सॉइल रिएक्शन। बायोटिक फैक्टर। प्लांट न्यूट्रिएंट। ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित होते हैं। अगर आपको सीयूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। साथ ही साथ अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द मुझे मैसेज करें, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत ही कम अमाउंट में मैं आपके लिए वो बैच लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगी, पीवाईक्यू डिस्कस करूंगी, मॉक टेस्ट होंगे और 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा। हम बात कर लेते हैं प्लांट एग्रोटाइप की। तो प्लांट एग्रोटाइप क्या होता है? इसको हिंदी में विचार फसल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। विचार धारा, इसका मतलब होता है किसी विशिष्ट वातावरण के लिए, किसी महत्वपूर्ण वातावरण के लिए जब हम मॉडल प्लांट को तैयार करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लांट एग्रोटाइप या फिर फसल विचारधारा। सबसे पहले जो हमारे इनके प्लांट एग्रोटाइप के फादर थे, डोनाल्ड, उन्होंने इसकी खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले गेहूं में इसके बारे में विचारधारा, मतलब सबसे पहले गेहूं में ही इन्होंने एग्रोटाइप के बारे में बताया था, रूपात्मक लक्षणों को देखा था, जिसके बाद इन्होंने विचारधारा की बात को लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, शारीरिक और जैविक रासायनिक लक्षणों में शामिल किया। मतलब इसमें प्लांट एग्रोटाइप को उनके करेक्टर या किसी भी क्षेत्र के हिसाब से उसमें केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के माध्यम से बदलाव लाया जाता है। एक तरह का ये मॉडल प्लांट होता है जिसको हूबहू एक ऐसे टेम्परेचर के लिए तैयार किया जाता है या एक ऐसे वातावरण के लिए तैयार किया जाता है जिसमें वो खुद को प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर ले। तो अगर हम प्लांट टाइप की बात करते हैं इसकी कि ये होता क्या है और कब इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोड्यूस बाय डोनाल्ड। डोनाल्ड ने इसके बारे में हमें जानकारी दी, वो भी 1968 में। और ये एक तरह का ये जैविक मॉडल होता है। बायोलॉजिकल मॉडल इज अ biological model is a biological model which is to perform expected to perform or behave in a predictable manner within a definite environment। मतलब एक निश्चित वातावरण के लिए, किसी पार्टिकुलर वातावरण के लिए एक तरह के जैविक मॉडलों को तैयार करना, उसके परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उस वातावरण में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। इस तो हम इसमें कुछ केमिकल्स का और बायोलॉजिकल एजेंट का भी यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं, ताकि उस वातावरण के हिसाब से हम उस मॉडल को तैयार कर सकें। तो ये तो हमारा होता है प्लांट एग्रोटाइप, जिनको हम मॉडल प्लांट टाइप भी कहते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ आइडियोटाइप। तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है हमारा आइसोलेशन आइडियोटाइप। तो आइसोलेशन आइडियोटाइप क्या होता है? ये एक ऐसे मॉडल प्लांट्स होते हैं जो एक प्रॉपर डिस्टेंस स्पेस प्लांटेड किए जाते हैं। प्रॉपर इनको उचित उचित दूरी में ही प्लांट किया जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस को ये मेंटेन करते हैं। विशेष रूप से इनको तैयार करने का उद्देश्य ये होता है ताकि ये आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन रख पाए। द मॉडल प्लांट which perform best when the plant are spaced planted means in proper isolation distance isolation planting distance मतलब किसी पेड़ को हम उचित प्लांटेशन डिस्टेंस में रखते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन टाइप। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा इसका क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशनल टाइप। कॉम्पिटिशनल आइस जो टाइप ये ऐसे मॉडल प्लांट होते हैं जिनके जो जेनेटिकली हाइड्रोजाइगस होते हैं। मतलब अलग अलग पॉपुलेशन के होते हैं। मतलब एक डेफिनेट करेक्टर नहीं होता, अलग अलग होते हैं वो। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट, और होमोजाइगस का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर। तो ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली हेट्रोजाइगस होते हैं और द क्रॉप इन द मॉडल आर एबल टू कम्पीट विद एक लेस एग्रेसिव नेचर, और वो उनका जो नेचर होता है वो आपस में बहुत ही लेस एग्रेसिव होता है। मतलब आपस में वो एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए लगाते हैं। ऐसे एग्रो टाइप टाइप के जो क्रॉप्स होती हैं उनके कुछ फीचर होते हैं, जैसे उनका एनुअल हैबिटेट के होते हैं, मतलब वो वार्षिक होंगे। उनकी हाइट अच्छी खासी होगी, लीफ की कैनोपी बहुत अच्छी होगी, और साथ ही साथ उनकी जो कैपेसिटी है वो एक होगी, मतलब वो उनकी ऐसी एबिलिटी होगी कि वो टेलरिंग और ब्रांचिंग करेंगे। उनका सीड्स का साइज बहुत अच्छा होगा, देखने में काफी अट्रैक्टिव लगेंगे, और जर्मिनेशन और रूट के करेक्टर भी ऐसे होंगे जो सेम टाइम पे ही ग्रो करें। मतलब आपस में किसी प्रकार का एग्रेसिवनेस नहीं दिखाएंगे, और अपनी लाइफ साइकिल सभी की लाइफ साइकिल एक ही समय में कंप्लीट होगी। पर शर्त है उनमें जो परफॉर्मेंस होगी वो जेनेटिकली हेट्रोजन, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो सबकी भिन्न होगी, पर उनका जो नेचर होगा वो सबका सिमिलर होगा। तो ये होता है हमारा कॉम्पिटिशनल आइडियोटाइप मॉडल विच परफॉर्म वेल इन genetically heterozygous population। मतलब ऐसे प्लांट जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिकली हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन के होंगे। साथ ही साथ द क्रॉप इन दिस मॉडल are able to are able to complete with less aggressive neighbor। मतलब आपस में वो ज्यादा अग्रेसिव नेचर नहीं दिखाएंगे अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, उनका अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा नहीं होगा। सच आइडियो टाइप क्रॉप आर उनके कुछ स्पेशल फीचर होंगे। फीचर्स आर जैसे कि एनिमल हैबिटेट हो गया,
टॉलनेस, लीफी, कैनोपी, हिलरिंग, ये सारे करेक्टर्स आपको उसमें दिखेंगे। फिर लास्ट है हमारा क्रॉप आइडियोटाइप। क्रॉप आइडियोटाइप, क्रॉप आइडियोटाइप हमारे वो आइडियोटाइप होते हैं जो कमर्शियली, हम जिनको कमर्शियली यूज के लिए लगाते हैं। कमर्शियली क्रॉप होती है जिनकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज क्योंकि वो पुअर कॉम्पिटिटर होते हैं, वो आपस में कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में जैसे आपका सीरियल क्रॉप हो गया, और जो कि इरेक्ट होती हैं, इसके जो टिलर्स होंगे वो कम होंगे, और उनकी जो लीव्स हैं वो भी काफी कम होंगी। तो ये होता है हमारा क्रॉप आइडियोटाइप। परफॉर्म बेस्ट एट कमर्शियल क्रॉप डेंसिटी because it is a poor competitor. In case of cereal crop, erect tilled plant, erect leaf, etc. अब हम देख लेते हैं इनके कुछ अलग अदर टाइप भी होते हैं, जैसे कि सबसे तीन जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है तीन। उसके बाद हमारे कुछ अदर है, जैसे कि हमारा आता है इसमें मार्केट आइडियो टाइप। मार्केट आइडियो टाइप, तो मार्केट आइडियो टाइप हमारा वो आइडियो टाइप होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हमारा सीड का कलर अच्छा होना चाहिए, सीड का कलर अच्छा हो जिससे कि हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और क्या बोलते हैं, उसका साइज अच्छा होना चाहिए, कुकिंग, किसी भी सीरियल्स की कुकिंग और बेकिंग क्वालिटी कर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे सीरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या बोलते हैं कुकीज वगैरह बनाते हैं, या हमारे बेकरी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए भी उनकी कुकिंग और बेकिंग क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो हमारा कहलाता है मार्केट आइडियोटाइप। इसके बाद हमारा आता है क्लाइमेट आइडियोटाइप। क्लाइमेट आइडियोटाइप, क्लाइमेट आइडियोटाइप हमारे इंक्लूड करते हैं जैसे कि हीट हो गया, हीट एंड कोल्ड रेजिस्टेंट होना चाहिए ऐसा मॉडल प्लांट जो कि हीट और कोल्ड रेजिस्टेंट होना चाहिए, दोनों को ही बर्दाश्त कर ले। साथ ही साथ उनकी मैच्योरिटी मैच्योरिटी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा ना हो, मैच्योरिटी ड्यूरेशन लेस होनी चाहिए, मतलब या तो प्रॉपर समय पे हो या तो फिर कम हो। ड्रॉट रेजिस्टेंस होने चाहिए, मतलब सूखा को भी वो बर्दाश्त कर ले, ड्रॉट रेजिस्टेंट। एग्योफिक आइडियोटाइप, फिक आइडियोटाइप, ये इंक्लूड करता है जैसे सॉइल कैसी है। अगर सॉइल आपकी सैलिनिटी है तो सैलिनिटी टॉलरेंस करने वाला भी मॉडल होना चाहिए। टॉलरेंस, मिनरल्स में कोई टॉक्सिसिटी हो तो उसको भी वो सरवाइव कर ले जाए। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी टॉलरेंस, ईटीसी। फिर है हमारा स्ट्रेस आइडियोटाइप।
स्ट्रेस आइडियोटाइप में सबसे ज्यादा होता है कि वाटर स्ट्रेस, ऐसा प्लांट हो जो कि वाटर स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंट हो। फिर है हमारा डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट आइडियोटाइप। रेजिस्टेंट आइडियोटाइप ये होते हैं हमारे कुछ और आइडियोटाइप। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या, हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने, डोनाल्ड ने सबसे पहले गेहूं पे आइडियोटाइप दिया था, वीट आइडियोटाइप बाय डोनाल्ड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा राइस पे दिया गया था, राइस आइडियोटाइप बाय जीनिस, ये दिया था 1964 में। इसके बाद मेज पे आइडियोटाइप दिया गया, सबसे पहले हमारा वीट पे ही दिया गया था, बाय मॉक एंड प्रेसी 1975 में। इसके बाद कॉटन में भी आइडियोटाइप दिए गया था, बाय सिंह एंड कॉवकर, ये दिया था इन्होंने 1974 में। फॉर इरिगेशन कल्टीवेशन पे दिया था, जहां पे पानी की कोई भी समस्या नहीं थी। इसके बाद इसी पे ही, कॉटन पे ही सिंह एंड नारायण ने दिया था, सिंह एंड नारायण 1993 में। फॉर रेनफेड कंडीशन, जहां पे वर्षाधारित कृषि होती है, उस कंडीशन के लिए सिंह और नारायण ने भी आइडियोटाइप दिया था। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी की। तो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी क्या होता है? नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी को हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन उपयोग दक्षता। ठीक है, नाइट्रोजन उत्पादन की तुलना में जितना भी नाइट्रोजन हमारा, नाइट्रोजन आउटपुट और नाइट्रोजन इनपुट के बीच का जो रिलेशन है, उसको समझाने में हमारा नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी मददगार होती है। ये थोड़ा सा टिपिकल टर्म है, इससे हम ऐसा समझते हैं कि कितना हम अप्लाई कर रहे हैं, कितना नाइट्रोजन पहले से मौजूद है हमारी सॉइल में, और कितना हमारा प्लांट अपटेक कर रहे हैं। इन सबको पूरा तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट हमारा मेथड होता है नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी पर यील्ड पर यूनिट इनपुट, इसका सिंपल सा टर्म होता है कि डिफाइन करते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज यील्ड पर यूनिट इनपुट। हम कितना दे रहे हैं नाइट्रोजन, कितना हमारे पास अवेलेबल है और कितना हमारा प्लांट इनटेक कर रहा है, जिसकी सहायता से हमारी यील्ड पर यील्ड इंक्रीजमेंट होता जा रहा है। तो ये हमारा कहलाता है नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। अगर हम नॉर्मल साइंटिफिक टर्म में समझे तो ये एक्सप्रेस करता है फ्रेश वेट, किसी भी प्रोडक्ट का फ्रेश वेट या फिर उसकी प्रोडक्ट की फ्रेश यील्ड, साथ ही साथ उसमें यील्ड में कितना कंटेंट हो रहा है नाइट्रोजन का, ये दर्शाता है हमारा नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी में। जो मोस्ट न्यूट्रिएंट, हमारे जो न्यूट्रिएंट की अगर देखें तो न्यूट्रिएंट में हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया। तो होता क्या कि सॉइल में सारे तरीके के नाइट्रोजन पहले से अवेलेबल होते हैं, पर ऊपर से भी हम अप्लाई करते हैं हमारा, जैसे यूरिया, एमओपी, एसएसपी, ताकि उसकी प्लांट की कैपेसिटी और सॉइल की फर्टिलिटी इनहेंस हो सके। तो जब हम उसको अप्लाई करते हैं और कितना ज्यादा पहले से मौजूद होता है और कितना अप्लाई करते हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी के माध्यम से समझ सकते हैं। और कितना ज्यादा हमारा, जितना हमारा प्लांट अपटेक करेगा, उतना ज्यादा उसकी यील्ड पर यूनिट एरिया इनहेंस होगी और हमें इनपुट ज्यादा मिलेगा। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी में, ताकि जितना भी, कितनी क्षमता है किसी भी न्यूट्रिएंट की काम करने की,
साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसका हम स्टोरेज कैसे करता है हमारा सॉइल में, और उसका मोबिलाइजेशन किस तरीके से होता है, और वो हमारे प्लांट के लिए किस फॉर्म में यूजेबल है, इवन इन्वायरमेंट के लिए। तो ये सब हम जानकारी हासिल होती है न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी में। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मे बी डिफाइन एज yield पर यूनिट इनपुट। मतलब कितना पर यूनिट इनपुट में हमारा नाइट्रोजन का हमने न्यूट्रिएंट का हमने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, मतलब कितना न्यूट्रिएंट हमारा पर यूनिट यील्ड में हमको जितना हमने ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और जितनी ज्यादा हमारी यील्ड मिली है, वो हमारा दर्शाता है न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी के अंतर्गत। अगर हम एग्रीकल्चर के वे में देखें, इन एग्रीकल्चर इज एज यूजुअली रिलेटेड, एग्रीकल्चर में ये रिलेट करता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड टू इनपुट ऑफ फर्टिलाइजर, whereas in scientific literature the NUE को न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को शॉर्ट फॉर्म में हम NUE बोलते हैं, इज ऑफन एक्सप्रेस एज फ्रेश वेट और प्रोजेक्ट yield पर कंटेंट इन न्यूट्रिएंट। जितना भी ज्यादातर प्लांट जो होता है उनकी ग्रोथ के लिए हमारा NPK और S रिक्वायरमेंट होता है। तो जब जब न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी की बात करते हैं, तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कितनी क्षमता होती है न्यूट्रिएंट की जो सॉइल में एब्जॉर्ब हो सके और वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर कर सके और प्लांट टू प्लांट मोबिलाइजेशन हो सके। तो ये सब हमारा न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी के अंतर्गत हम इस रिलेशन को समझ सकते हैं कि कैसा पर यूनिट इनपुट हमें मिलता है, इनपुट में कैसे फर्टिलाइजर हम अप्लाई कर सकते हैं, और न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी हमारी हर सॉइल में अलग अलग इसका रिक्वायरमेंट होगा, कितना हमारा सॉइल में पहले से कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल है और हमारे प्लांट को किस किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ये इसका इनके बीच का जो रिलेशन है, ये हमारा न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी के अंतर्गत ही हमें पता चलता है। अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारे न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा टाइप ऑफ सॉइल, कि सॉइल की क्या टाइप होगा, कैसी टाइप की सॉइल है। दूसरा हमारा क्लाइमेट, तीसरा है टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर किस टाइप का है, मतलब उसके कौन कौन से टाइप हम अप्लाई कर रहे हैं, कैसा। फिर है हमारा टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन देने के भी कौन कौन से समय निर्धारित हुए हैं। मेथड, हम किस मेथड से फर्टिलाइजर को अप्लाई कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है हमारा न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी में। फिर साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, हाउ मच, कितना हम दे रहे हैं और हमें कितना डालना चाहिए, जितना रिकमेंडेड डोज हो हमें उतना ही अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स इंट्रैक्शन, किस तरीके से न्यूट्रिएंट का इंट्रैक्शन हो रहा है हमारी सॉइल में। अब हम यहाँ बात करते हैं क्रॉप
एडेप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्रॉप एडेप्शन क्या होता है? ऐसी फसल की क्षमता या किसी वैरायटी की ऐसी क्षमता जो ये दर्शाता है कि वो कैसा हर क्लाइमेटिक कंडीशन में कैसा रिस्पॉन्स करे। कैसा रिस्पॉन्स इन सेंस कि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है। तो वो कहलाता है, मतलब जैसे हम किसी भी क्लाइमेट में चले जाएं और उस परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट कर लें, तो वो हमारी क्षमता होती है, हमारा एडेप्शन होता है कि हम उस क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को सरवाइव कर ले जाते हैं। वैसे हमारी फसल के साथ भी होता है कि किसी वैरायटी या किसी क्रॉप की वो क्षमता जो ये दर्शाती है कि वो हर एग्रीकल्चर कंडीशन में खुद को पॉजिटिवली सरवाइव कर ले जाएगी, चाहे कितना भी बदलाव क्यों ना हो, चाहे वो जेनेटिकली कंट्रोल हो, वो क्षमता को भी वो दर्शा देती है। एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स के साथ साथ हमारा नेचुरल और एग्रोनॉमिकल चेंज में इस हर कंडीशन में क्रॉप अपने आप को सरवाइव कर ले जाए और उसके साथ साथ वो अच्छा यील्ड प्रदान करे और उसके ऊपर जो भी सेवरल एनवायरमेंट के चेंजेस हो रहे हैं वो हर उस टेस्ट में खुद को पास आउट कर ले, तो वो दर्शाता है क्रॉप एडेप्शन। फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। एबिलिटी of crop to respond positively to change in agricultural कंडीशन। जो भी एग्रीकल्चर कंडीशन में जो भी चेंजमेंट आई है उसमें आपकी क्रॉप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है। द ट्रेड इज genetically and provide an ability to exploit, मतलब अपने आप को दिखा सकता, अपने आप को प्रदर्शित कर सकती है। एक्सप्लोइट एनवायरमेंटल attributes both natural and agronomical। ये होता है हमारा क्रॉप एडेप्शन। फिर चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, हर टेस्ट में वो पास हो जाएगी और अच्छी ईल्ड हमें देगी। फिर हम देख लेते हैं कि क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे किसी हमारे पास कोई छोटा सा लड्डू है और उसको लड्डू को हमने कुछ लोगों में बांट दिया, तो वो हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से जो हमारी फसल है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, फसल या हमारी क्रॉप की कोई भी वैरायटी उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं किसी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर हम उसको खुद ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, चाहे एक लोकेशन ही क्यों ना उसकी चेंज हो रही हो, तो वो हमारा कहलाता है क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ क्रॉप और न्यू टेक्नोलॉजी, किसी न्यू टेक्नोलॉजी को भी, और न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन प्लेस टू another place is called crop distribution। फिर हम देख लेते हैं कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारे क्रॉप एडेप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा दो पार्ट में इसको बांटा गया, पहला फिजिकल और दूसरा है हमारा ह्यूमन। हम लोग भी कोई ना कोई फैक्टर बन ही जाते हैं हमेशा। तो फिजिकल फैक्टर में हम लोग देख लेते हैं, पहला है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंतर्गत हमारा आएगा टेम्परेचर, ग्रोइंग सीजन कि हम अपनी फसल जो है वो कौन से सीजन में लगा रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि वो क्या बोलते हैं एडेप्शन उसी कितना होगा। एटीट्यूड मतलब कितनी हाइट पे, रेनफॉल वर्षा कैसी है उस एरिया में, और हवा एंड विंड, ये सारे हमारे क्लाइमेटिकल फैक्टर हो गए। दूसरी हम बात कर लेते हैं
सॉइल की। थर्ड वन इज स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप ऑफ ढलान कैसी है उस एरिया में। अब ह्यूमंस की बात करते हैं, ओनर, ऑक्यूपायर। जो ओनर है उसने अपनी जमीन कैंगिंग्स को दे रखी है, मतलब लीज पे दे रखी है, या फिर लैंडलेस लेबर को दे रखी है, ऐसे लेबर को जिसके पास भूमि नहीं है उसको दे रखी है। तो वो तो हमारा हो गया ओनर्स ऑक्यूपाई के अंतर्गत। फिर दूसरा है मार्केट कंडीशन कैसी है वहां पे, मार्केट कंडीशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वहां पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की या सामान को ले जाने की क्या सुविधा है। फोर्थ है कैपिटल, मतलब पैसे, ह्यूमंस के पास पैसे का क्या स्थिति है। फिर नई टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज है कि नहीं, वहां पे वो अप्लाई कर चुका है कि नहीं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की कौन सी फैसिलिटीज है वहां पे, गवर्नमेंट फैसिलिटीज, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज लागू हो रही हैं कि नहीं, ये सारे हमारे फैक्टर हो गए, फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एडेप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को। हार्वेस्टिंग देख लेते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होता है और कब हमें अपने फसलों की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। आपको तो पता ही होगा हार्वेस्टिंग क्या होता है। हार्वेस्टिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रॉप प्लांट फ्रॉम द फील्ड, अपने खेत से फसल को निकालना हार्वेस्टिंग कहलाता है। या फिर रिमूवल ऑफ इंटायर प्लांट, पूरे प्लांट्स को निकालना। साथ ही साथ उसका इकोनॉमिकल पार्ट, जैसे कि जो हिस्सा, बहुत लोग पूरी फसल नहीं निकालते, जिस हिस्से से हमें आउटपुट मिलना है, जैसे पॉड हो गया, या हमारे क्या बोलते हैं, चने के, चने के मतलब खाली चना हो गया, या फिर सिर्फ और सिर्फ फलियां हो गई, वो सब उखाड़ लेना। तो इकोनॉमिकल पार्ट को भी अलग करना, ये भी हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। और पूरे प्लांट को भी निकाल के अलग कर लेना फील्ड से, ये भी हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, the process of separating crop plant from the field, या फिर ये भी हो सकता है द रिमूवल ऑफ entire plant or economic parts after maturity, मतलब पूरा परिपक्व हो जाने के बाद इकोनॉमिकल पार्ट को फील्ड से निकाल देना, फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज हार्वेस्टिंग, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। साइन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ सीरियल, हम कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम सीरियल, जो हमारे अनाज वाली फसलें हैं, उनकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उनके हम लक्षण देख लेते हैं। पहला है जब हमारा पूरा प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट ड्राई, जब हमारा प्लांट जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाता है, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट ड्राई। दूसरा है फसल जो है वो पीली हो जाए, येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ लीफ, पत्तियां जो है वो पीली होकर के झड़ने लगे, तब भी ये लक्षण होते हैं कि हमारी फसल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तीसरा है जो उसके ईयर और हेड होता है, उसको अगर हम दबाते हैं तो उनके बीच में से जो कैप्सूल जैसा रहता है उसमें से सीग बाहर आ जाता है, और अगर नहीं ऐसा होता है, अगर सीग नहीं बनता है तो उसमें अंदर से पल्प निकलता है। तो ये भी लक्षण होते हैं। ईयर हेड एक्सप्रेस्ड in between plums, seed out, come
ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल से सीड जो है वो बाहर आ जाता है, तो भी हमें पता चल जाता है कि हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हो चुका है। और अगर हम दाने को दांत के बीच में रख के देखते हैं तो वो भी दबने लगता है, कड़ा हो जाता है, तो वो भी हमारे लक्षण होते हैं कि हमारा गेहूं ही मान लो वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। अब हम पल्स की बात करते हैं तो पल्स में देख लेते हैं, पल्स में कैसे पता चलता है। पहला है पॉड गिव्स पेसिकुलर नॉइस, मतलब खा के देखोगे तो अजीब चिटकने जैसी आवाज आती है। जब हाथ से ऐसे तोड़ोगे तो हल्का सा क्रैक जैसी आवाज आएगी, चिटकने जैसी आवाज आएगी। व्हेन शैक इन हैंड, हाथ में लेके देखोगे चिटकने जैसी आवाज आएगी, तो मैं पता चल जाएगा कि ये मैच्योर हो गया इसका पॉट। या फिर ड्राइंग लीव्स और स्टेम ड्राई हो जाएगी। और वही सेम है जैसे ऊपर था कि दांत के बीच में दबा के देखोगे तो पता चल जाएगा कि हमारा जो पल्स का सीड है या पॉड है और ग्रेन जो है वो फुली मैच्योर हो चुका है, अब हमें इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए बोनस में क्या है। तो बोनस में हम आपके लिए लेके आए हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम फलियों से या हम कैप्सूल से, या इसको हम ईयर हेड भी बोलते हैं, ईयर हेड से हम दानों को अलग करते हैं, उससे ग्रेन को हम अलग करते हैं, वो मेथड हमारा कहलाता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो है वो 4 तरह से हो सकता है। बीटिंग, या तो हम उसको पटके, या फिर हम उसको किसी भी जानवर के पैरों के नीचे हल्का सा बोरी में रख के क्रश करवा दें, या फिर तो हम पहिए के किसी भी हैंड ड्राइवर के पहिए के नीचे हल्का सा, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कोई ऐसी मशीन के माध्यम से उसकी थ्रेशिंग की जाती है। तो थ्रेशिंग की हम परिभाषा देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम ईयर हेड इज नोन एज थ्रेशिंग। कितने सारे मेथड्स होते हैं, मेथड देख लेते हैं। मेथड ऑफ थ्रेशिंग, तो पहला मेथड है हमारा बीटिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम ईयर हेड्स को के ऊपर डंडे से मारते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग ऑफ ईयर हेड is done by beating with a stick। दूसरा मेथड है यूज ऑफ ब्लॉक पावर, गन अंडर द फीट ऑफ ब्लॉक ऑन थ्रेशिंग यार्ड। जहां पे हम इसको रख रहे हैं हार्वेस्टिंग करने के बाद, उसी यार्ड में उसके पैरों के नीचे बोरी में रख के थ्रेशिंग करवाना ही भी एक तरह से एक मेथड है। जब मशीन नहीं होती थी तो गांव में ऐसे ही हुआ करते थे। फिर है यूज ऑफ हैंड ड्राइवन मशीनरी। इसमें आपका आ जाएगा मेज शेलर, पैगी फुट थ्रेशर, और भी बहुत सारे इसमें होते हैं। लास्ट मेथड है यूज ऑफ पावर ड्रिवाइन मशीन, जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, ये हम ज्यादातर बड़ी फील्ड पे ही करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि
फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी वो डेवलपिंग स्टेज होती है जिस दौरान हमारा जो ड्राई मैटर होता है वो इंक्रीज होने लगता है और इकोनॉमिकल पार्ट की बनने की शुरुआत होती है। इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है और हमारा जो पौधा होता है वो फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी की स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें उसका जो फूड बनने की प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो स्टॉप होकर के इकोनॉमिकल पार्ट का ही सिर्फ डेवलपमेंट होता है। तो ये कहलाता है हमारा फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। और हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी वो अवस्था होती है जो कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के 7 दिन बाद आती है, जिसमें क्रॉप हम अपना जो होता है वो मॉइस्चर को पूरी तरीके से लॉस कर देता है। मतलब अगर हम ऐसा समझे तो हमारा जो पेड़ है, अगर हम हार्वेस्टिंग पूरी पूरी प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं पेड़ का मॉइस्चर खत्म होने के बाद, तो वो हमारी हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी स्टेज कहलाती है। और ऐसी अवस्था जिसमें प्लांट में मॉइस्चर होता है लेकिन उसका फोटोसिंथेसिस का फंक्शन रुक जाता है। बहुत से क्रॉप ऐसी होती है जिनको हम पूरी मैच्योरिटी आने से पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी अवस्था कहलाती है। और कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, तब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये स्टेज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के 7 दिन के बाद आती है। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की डेफिनेशन आपकी होगी, इज द डेवलपमेंटल स्टेज आफ्टर विच, मतलब यहां तक आपका जितना भी फसल का डेवलपमेंट होना होगा वो हो चुका होगा। आफ्टर विच नो फर्दर, इसके बाद कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा। फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर occur in the economical part. Photosynthesis is stopped to economical part at the physiological maturity stage. ये आपका होता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। अब हम देख लेते हैं कि हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी कौन सी अवस्था होती है। ये अकर 7 days आफ्टर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के 7 दिन के बाद ये अवस्था आती है जिसमें प्लांट अपना सारा मॉइस्चर जो है लॉस कर देता है। मॉइस्चर फ्रॉम द प्लांट occur at this stage। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्लीनिंग, ड्राइंग और स्टोरेज क्या होता है। क्लीनिंग आपकी वो अवस्था होती है जिसमें आपके ग्रेन्स को जब सेपरेट कर लिया जाता है थ्रेशिंग करके, उसके बाद उसमें जो उसका भूसा वूसा लगा होता है वहां से भी उसको अलग कर देना, चाहे वो नेचुरल के माध्यम से हो या फिर वो आर्टिफिशियल माध्यम से किया जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा क्लीनिंग। सिंपल भाषा में कि ग्रेन्स को साफ करने की प्रोसेस। आफ्टर थ्रेशिंग grain should be separated from the भूसा, भूसे से उसको अलग करते हैं और उस पर्पस में यूज नेचुरल और आर्टिफिशियल विंड। इसमें दोनों ही तरीके से हवा दी जाती है, या तो फिर हवा चल रही होगी तो करेंगे, उस दौरान करेंगे, या फिर पंखा चला के हम इस मेथड में करेंगे।
Winged by holding the threshold grain against wind। तो ये होता है हमारा क्लीनिंग। ड्राइंग ड्राइंग से पता चल रहा है जिसमें हम अपने दानों को सुखाते ताकि हम उसको स्टोरेज प्रॉपर उसका स्टोरेज कर सकें। ग्रेन शुड बी ड्राइड इन ब्राइट सनलाइट। शर्त ये होती है कि इसको हम ड्राई करते हैं ड्राइड ग्रेन ड्राइड इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनशाइन, सॉरी सनलाइट नहीं सनशाइन। क्यों करते हैं? टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। पर्याप्त मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम इसको सूरज की रोशनी में ड्राई करते हैं। फॉर कीपिंग देम क्वालिटी ऑफ ग्रेन, फॉर कीपिंग क्वालिटी ऑफ ग्रेन, ग्रेन की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। स्टोरेज में हम कैसे किस तरीके से स्टोर करते हैं, चाहे तो गनी बैग में कर लें, जूट की बोरी में, किसी कंटेनर में कर लें। स्टोरेज हाउसेस भी होते हैं, बिन्स होते हैं, कुटिया जिसे बोलते हैं हिंदी में, पॉट्स, ईटीसी। इन सारे मेथड से हम स्टोरेज कर सकते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर के लिए इसको कंज्यूम कर सकें। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।